Assalamualaikum everyone. Hope you are feeling fine. Welcome to my channel CSS with Mishi. Today we have discussed about the causes of French Revolution. कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के कॉजेज़ क्या थे, वो कौन से फैक्टर्स थे जिनकी वजह से फ्रांस में रेवोल्यूशन आया. The first factor is hierarchy and privileges, right? फ्रांस में रेवोल्यूशन आने की सबसे बड़ी वजूहात वो ये थी कि फ्रांस में जो है वो हायरार्की थी, राइट. हायरार्की फ्रांस में कैसे थी? लाइक द फर्स्ट इज किंग्स, राइट. पहले क्या हुआ करते थे? किंग्स हुआ करते थे. एंड द सेकंड इज क्लर्जीज, द थर्ड इज नोबल्स एंड द फोर्थ इज ब्रिजवासिस क्लास, राइट. ब्रिजवासिस क्लास जो है वो क्या है? वो आपकी नोबल क्लास. And the last one is the lower section is considered peasants, right. जो किंग्स हुआ करते थे, जो आपकी फर्स्ट क्लास थी, वो एब्सोल्यूट अथॉरिटी उनके पास थी, राइट. वो डिवाइन राइट के तहत वो क्या करते थे? वो लोगों पे रूल करते थे. और किंग की जो पॉलिटिकल पावर थी वो मर्ज थी रिलीजन के साथ. और फ्रांस में जो मेजॉरिटी ऑफ लोग थे वो थे कैथोलिक्स थे, जिनका एक स्ट्रॉन्ग बिलीव रिलीजन के ऊपर था. ये जो डिवाइन किंग्स थे, ये अपनी पॉलिटिकल टेन्योर को लॉन्ग टर्म तक सस्टेन करने के लिए इन्होंने जो है वो असिस्टेंस ली होती थी, इन्होंने जो हेल्प ली होती थी क्लर्जी से, पॉप से, राइट. और पॉप्स जो है अपने सरमन्स के थ्रू, स्पीचेस के थ्रू एक नैरेटिव जो है वो बिल्ड करते थे लोगों के बीच में कि ये जो डिवाइन राइट के तहत जो किंग्स हैं वो वो गॉड की तरफ से ज़मीन पे आए हैं ताकि वो लोगों पे रूल कर सकें, ठीक है. वो डिवाइन कमांडमेंट के थ्रू रूलर बना के भेजे गए हैं ताकि वो रूल कर सकें, राइट. तो किंग्स ने जो है वो अपने पॉलिटिकल सिस्टम को चलाने के लिए उन्होंने रिलीजन की हेल्प ली होती थी ताकि वो अपने पॉलिटिकल सिस्टम को एक लॉन्ग टर्म तक सस्टेन कर सकें, राइट. और उनके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनके जो एम्स हैं, उन्हें फुलफिल कर सके, राइट. और सेकंड क्या है? सेकंड क्लास जो थी वो थी क्लर्जीज, राइट. क्लर्जीज के पास डिवाइन राइट था. क्लर्जीज ने जो है वो कंट्रोल किया हुआ था चर्च को, क्लर्जीज ने कंट्रोल किया हुआ था लैंड्स को. और ये क्लर्जीज थे जो टैक्स पे नहीं करते थे. एज वेल एज ये क्लर्जीज जो है वो टाइचेस मीन रिसीव्ड रिलीजियस टैक्स फ्रॉम वेल्थी, राइट. ये क्लर्जीज जो थे ये बहुत कनेक्टेड थे किंग के साथ, ठीक है. क्लर्जीज को जो है वो एक्सेस था कि वो किंग्स के जो है वो कोर्ट्स में उनके साथ मुलाकात कर सके. कोई भी अगर ऐसा इशू होता है तो वो उसको डिस्कस सके, राइट. एक तरह से हम ये कह सकते हैं जो क्लर्जीज जो है वो बहुत ही कनेक्टेड थे किंग्स के साथ. और किंग ने जो है वो हेल्प ली होती थी क्लर्जीज की ताकि उनका जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो लॉन्ग टर्म तक जो है वो सस्टेन कर सके, राइट. जो थर्ड क्लास थी वो कौन थे? वो थे नोबल्स थे. नोबल्स जो है वो वेल्थी क्लास थी, जिनको एक्सेस था किंग के कोर्ट्स का, ठीक है. जिनको एक्सेस था वो इजीली किंग के कोर्ट्स में जा सकते थे, लाइक क्लर्जीज. जैसे क्लर्जीज को एक्सेस था कि वो किंग के कोर्ट्स में जा सकते हैं, किंग के साथ मुलाकात कर सकते हैं, अगर कोई इशू जो है वो जनरेट होता है तो उसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं. सिमिलरली अगर हम नोबल्स की बात करें तो नोबल्स भी टैक्स जो है वो पे नहीं करते थे. नोबल्स जो है किंग्स के कोर्ट तक उन्हें एक्सेस थी, राइट. एज वेल एज अगर हम नेक्स्ट क्लास की बात करें वो है ब्रिजवासिस, राइट. ब्रिजवासिस क्लास कौन सी थी? ब्रिजवासिस क्लास जो है वो मिडिल क्लास थी. ये हाई प्रोफेशनल क्लास थी, ये लिटरेट क्लास थी, लेकिन ये अनप्रिविलेज्ड क्लास थी, राइट. अगर हम क्लर्जीज की बात करें तो ये प्रिविलेज्ड क्लास थी. अगर हम नोबल्स की बात करें फ्रांस में तो ये एक प्रिविलेज्ड क्लास थी. ऑन द अदर हैंड अगर हम ब्रिजवासिस या मिडिल क्लास की बात करें तो ये अनप्रिविलेज्ड क्लास थी. ये अनप्रिविलेज्ड क्लास थी और ये हाई टैक्सेस पे करती थी. ये प्रोफेशनल थे, ज़्यादातर लोग जो है वो लिटरेट थे. इवन तो ये भी कहा जाता है कि जो फ्रांस की जो बुर्जुआसिस क्लास थी वो इतनी वेल्थी थी, उनके पास इतनी इकोनॉमी थी कि वो क्लर्जी से ज़्यादा उनके पास इकोनॉमी थी, लेकिन वो बुर्जुआसिस में आते थे जो अनप्रिविलेज्ड थे. ये जो अनप्रिविलेज्ड क्लास थी बुर्जुआसिस की, तो उन्हें जो है वो कोर्ट, जो रॉयल कोर्ट था किंग का, तो इन्हें डायरेक्टली एक्सेस हासिल नहीं थी कि ये किंग के कोर्ट में जो है वो दाखिल हो सके और किंग के साथ जो है ये कोई भी चीज़ को लेके, कोई भी इशू को लेके डिस्कस कर सके, राइट. सिमिलरली अगर बात करें जो नोबल्स थे, जो क्लर्जीज थे, उन्हें एक्सेस हासिल थी. ऑन द अदर हैंड जो बुर्जुआसिस क्लास थी तो ये ट्रिपल टैक्स पे करती थी और इन्हें जो है वो एक्सेस नहीं थी.
एज वेल एज अगर हम बात करते चले, जो पीजेंट क्लास थी, पीजेंट सबसे लोअर क्लास थी फ्रांस की, राइट। ये अनप्रिविलेज क्लास थी, ये भी टैक्स पे करती थी, ये भी टैक्स जो है वो पे कर रही होती थी। लेकिन ये जो पीजेंट थी, यहाँ पे ज़्यादातर जो लोग थे वो एजुकेटेड नहीं थे, राइट्स, इवन दो उन्हें अपने राइट्स का भी नहीं पता था। अब फ्रांस में रेवोल्यूशन आया, उसकी सबसे बड़ी वजूहात, उसकी सबसे बड़ी जो फैक्टर है वो क्या था, वो हैरारकी थी, राइट। आप एक चीज़ अपने माइंड में रखें, कहीं भी अगर सोसाइटी में हैरारकी का एक सिस्टम आता है, ठीक है, तो ये हैरारकी लीड्स टू वर्ड्स द कॉन्फ्लिक्ट्स, राइट। हायरार्की की वजह से डिस्क्रिमिनेशन जो है वो सोसाइटी फेस करती है, और जब किसी भी सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन आती है तो उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से जो है वो कॉन्फ्लिक्ट्स जनरेट होते हैं, राइट। तो एक चीज़ आप देख रहे हैं कि फ्रांस में जो हायरार्की एंड प्रिविलेजेस का जो एक टेन्योर था, इसने कैसे सोसाइटी को डिफरेंट क्लासेस में डिस्ट्रीब्यूट कर रखा था, ठीक है। जिसकी वजह से जो एक प्रेशर था, एक प्रेशर जो बिल्ड हो रहा था, वो किस पे हो रहा था, वो किस क्लास पे हो रहा था। उस क्लास में सबसे पहली क्लास जो है वो आपकी बुर्जुआसिस थी, एंड द सेकंड क्लास जो है वो कौन सी थी, वो पीजेंट्स थे, राइट। तो कहा जाता है कि जो फ्रांस में जो एक हायरार्की का सिस्टम था, इसकी वजह से भी जो है वो फ्रांस में क्या हुआ, रेवोल्यूशन आई। नेक्स्ट अगर हम कॉज की बात करें, नेक्स्ट अगर हम फैक्टर की बात करें, जो एक रीज़न बना फ्रांस में रेवोल्यूशन आने का, वो आपके फ्रांस के जो इनकॉम्पिटेंट लीडर्स थे, उनकी वजह से भी जो है वो फ्रांस में रेवोल्यूशन आया, राइट। इनकॉम्पिटेंट लीडर्स जो थे, उनमें सबसे पहले आएगा लुइस 14, राइट। लुइस 14 का जो टेन्योर था वो 1638 से लेकर 1715 तक था। लुइस 14 जो थे वो क्या थे, वो वॉर में ज़्यादातर जो है वो पार्टिसिपेट करते थे। ऑब्वियसली एक बात आप समझिए, अगर कोई भी जो है वो किंग है, वो वॉर में पार्टिसिपेट करता है, सो ऑब्वियसली उसे वॉर के लिए जो इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है या वेपन्स की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए आपको एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी की ज़रूरत पड़ती है, राइट। तो फ्रांस के जो लुइस 14 थे, वो बड़े बड़े वॉर्स में जो है वो पार्टिसिपेट करते थे। एंड एक चीज़ मोर, वन मोर थिंग जो मैं आपको कहती चलूँ, कि पहले के जो बड़े बड़े अम्पायर्स हुआ करते थे, जो रूल करते थे, तो उनकी एक हॉबी होती थी, राइट। उनका एक एम, उनका एक ऑब्जेक्टिव होता था कि वो वॉर्स में पार्टिसिपेट करें। इवन सिर्फ वो वॉर्स में पार्टिसिपेट नहीं करें, लेकिन वो वॉर को जीत कर भी आए, राइट। तो इनसे क्या चीज़ शो होती थी, कि वो किंग जो है वो कितना पावरफुल है, राइट। एक चीज़ ये थी। एंड सेकेंड चीज़ क्या थी, वो इज़ द कॉन्सेप्ट दैट वाज मर्केंटालिज्म, राइट। मर्केंटालिज्म क्या था, कि लोग जो है वो क्या करते थे, जो बड़े बड़े किंग्स थे, वो टेरिटोरियल एक्सपेंशन करते थे, राइट। टेरिटोरियल एक्सपेंशन के थ्रू जो टेरिटरीज में जितने भी आपके नेचुरल रिसोर्सेज थे, उनको एक्सट्रैक्ट करना, और उनको जो है वो अपने टेरिटरी में लाना, और अपनी इकोनॉमी को मज़ीद स्ट्रेंथन करना, राइट। दैट वाज कंसीडर्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ मर्केंटालिज्म, राइट। सेकंड जो है कौन थे, सेकंड किंग जो है वो आपके पास थे, दैट वाज लुइस 15, राइट। लुइस 15 का जो टेन्योर था वो 1715 से लेकर 1774 था, राइट। कहा जाता है कि लुइस 14 जब अपने लाइफ के जो है वो लास्ट टाइम पे थे, तो उन्होंने जो है वो एडवाइस किया था लुइस 15 को, कि आप जो है वो वॉर्स में नहीं जाना, राइट। क्योंकि वॉर्स में, जब ये लुइस 14 एंड लुइस 15 वॉर्स में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, तो इसकी वजह से जो है वो इकोनॉमी डिसरप्ट हुई थी फ्रांस की, राइट। और ज़्यादातर जो प्रेशराइज बिल्ड हुआ था, वो बुर्जुआसिस क्लास पे हुआ था, और पीजेंट्स पे हुआ था, क्योंकि उन्होंने ट्रिपल टैक्सेस जो है वो क्या करे थे, पे करे थे। जो क्लर्जी क्लास थी, जो नोबल्स थे, वो टैक्स जो है वो पे नहीं करते थे, राइट। तो लुइस 15 जो थे, जिनका टेन्योर 1715 से लेकर 1774 था, उन्होंने भी जो है वो वॉर्स में पार्टिसिपेट किया, जंगों में उन्होंने हिस्सा लिया, ठीक है। जिसकी वजह से कहा जाता है कि जो फ्रांस की इकोनॉमी है, वो बहुत ज़्यादा डिसरप्ट हो गई, राइट। लुइस 16 की अगर बात करें, लुइस 16 के टाइम पे ही फ्रेंच में रेवोल्यूशन आया, ठीक है। और लुइस 16 ने वॉर्स में तो पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन लुइस 16 जो थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत ही लेविश, बहुत ही लग्जरी लाइफ जो है वो उन्होंने गुजारी। इवन तो उन्होंने वो जो है वो एक रॉयल कोड बनाया होता था, जहाँ पे क्लर्जीज़ को एक्सेस थी आने की, जहाँ पे जो है क्या कहते हैं, नोबल्स को जो है वो इजीली एक्सेस थी, ताकि वो आ सके, कोई भी चीज़ जो है वो डिस्कस कर सके, ठीक है। तो लुइस 16 ने इतनी लेविश से जो है वो लाइफ गुजारी, कि उन्होंने जो है वो ऑस्ट्रेलियन प्रिंसेस से भी शादी कर रखी थी, राइट। आपकी इन्फॉर्मेशन में ये चीज़ होनी चाहिए कि फ्रांस एंड ऑस्ट्रेलिया जो थे, इनमें आपस में जो है वो क्या थे, क्लैशेस थे, राइट। तो इनके जो है वो आपस में ताल्लुकात अच्छे नहीं रहे, लेकिन लुइस 16 ने जो है वो ऑस्ट्रेलियन प्रिंसेस से जो है वो क्या
क्या किया था उन्होंने उन्होंने ऑस्ट्रेलियन प्रिंसेस से जो है वो शादी कर रखी थी, राइट। तो एक रीज़न बना फ्रांस में रेवोल्यूशन आने का, वो एक ये भी रीज़न है कि फ्रांस के जो इनकॉम्पिटेंट मोनार्क्स थे उनकी वजह से भी जो है वो फ्रांस में रेवोल्यूशन आया। कहा जाता है कि फ्रांस के जो मोनार्क्स थे, जो किंग्स थे, इन्होंने जो है वो फ्रांस के इकोनॉमी को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय किया, राइट। नेक्स्ट फैक्टर की बात करें, नेक्स्ट कॉज की बात करें, तो दैट इज़ कॉल्ड वीक इंटीग्रेशन, राइट। वीक इंटीग्रेशन क्या था? वीक इंटीग्रेशन बेसिकली ये था कि एक हायरार्की जो फ्रांस में थी, हायरार्की थी जहाँ पे क्लर्जीज अलग थे, नोबल्स अलग थे, बुर्जुआसिस क्लास अलग थी एंड पीजेंट्स जो है वो अलग थे, राइट। जब किसी भी सोसाइटी में इस तरीके से जो है वो क्लास डिवीजन आ जाती है तो तो वो लीड करता है टूवर्ड्स दी कॉन्फ्लिक्ट्स, राइट। तो कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से क्या हुआ? सोसाइटी में डिसइंटीग्रेशन हुई, राइट। तो ये हम ये कह सकते हैं कि फ्रांस में रेवोल्यूशन आने के पीछे जो फैक्टर है वो क्या है? वो है वीक इंटीग्रेशन, राइट। लोग जो है वो आपस में इंटीग्रेट नहीं थे, उनके बीच में डिसइंटीग्रेशन बहुत ज़्यादा थी, राइट। नेक्स्ट कॉज या नेक्स्ट फैक्टर की बात करें, दैट इज़ कॉल्ड फ्रेंच बुर्जुआसिस इनलाइटेड, राइट। फ्रांस में जो बुर्जुआसिस क्लास थी, राइट, वो लिटरेट क्लास थी। वो पढ़ना लिखना, उनको हर चीज़ के बारे में थोड़ी थोड़ी क्या थी? इंफॉर्मेशन थी, राइट। तो कहा जाता है कि फ्रांस के जो फ़िलासफ़र थे, फ़िलासफ़र्स में जैसे वोल्टायर आ गए, जे रोसो आ गए, ठीक है, जैसे जॉन लॉक आ गए, इन सब ने जो है उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक इन्फ्लुएंस क्रिएट किया, राइट। इन्फ्लुएंस उन्होंने क्रिएट किस पे किया? उन्होंने इन्फ्लुएंस क्रिएट बुर्जुआसिस क्लास पे किया, राइट। जिसकी वजह से क्या हुआ? जिसकी वजह से जो इंडिविजुअल्स थे उन्होंने स्टार्ट किया क्रिटिकल थिंकिंग, उन्होंने हर चीज़ के ऊपर सोचना स्टार्ट किया, राइट। तो वोल्टायर कहा जाता है जो फिलोसफर्स थे, वोल्टायर था, जे रोसो था, जॉन लॉक था, तो इन्होंने जो है वो लोगों को डार्कनेस से निकाल के इनलाइटमेंट की तरफ जो है वो लेकर गए, राइट। तो फ्रांस में रेवोल्यूशन आने की एक बहुत बड़ी वजह जो है वो फिलोसफर्स के जो काम थे वो भी रहे हैं, राइट। इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम बात करें कि फ्रांस में एक और फैक्टर है रेवोल्यूशन आने के पीछे, एक और फैक्टर की बात करें, दैट इज़ कॉल्ड एब्सेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग नेशनल रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन, राइट। फ्रांस में जो है वो कोई भी ऐसा जो है वो ऐसा नेशनल रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन नहीं था, राइट। एक था जहाँ पे मीटिंग्स हुआ करती थी, और मीटिंग्स कैसे हुआ करती थी? सेपरेट मीटिंग्स हुआ करती थी। नोबल्स की वहाँ पे सेपरेट मीटिंग हुआ करती थी, क्लर्जीज की वहाँ पे सेपरेट मीटिंग्स हुआ करती थी, और जो कॉमनर्स एंड पीजेंट क्लास है उनकी सेपरेट मीटिंग्स हुआ करती थी किंग्स के साथ, राइट। तो हम कह सकते हैं कि जो फर्स्ट मीटिंग कंडक्ट की गई, जो इंस्टीट्यूशन था, उसकी मीटिंग जो है 174 ईयर्स के बाद कंडक्ट की गई। तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन था नेशनल लेवल पे, ये कितनी इफ़ेक्टिव थी कि इसकी मीटिंग जो है 174 ईयर्स बाद जो है वो कंडक्ट की गई, राइट। तो एक ये भी बहुत बड़ा जो है वो फैक्टर रहा है जिसकी वजह से जो है वो फ्रांस में रेवोल्यूशन आया, राइट। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट एपिसोड में जो है वो मैं आपको जो है वो डिफरेंट फैक्टर्स के बारे में बताऊंगी, सोशल फैक्टर्स को अलग करके, इकोनॉमिक फैक्टर्स को अलग करके।